यूनिट वाइज, थीम वाइज PYQs हम डेली सॉल्व करने जा रहे हैं। ये नई सीरीज आज से शुरू करते हैं। इसमें हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के PYQs सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले करेंगे 2024 के क्वेश्चंस को, और वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के 2024 में 10 क्वेश्चंस आए थे, वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि आपका बहुत ही कम टाइम लेकर भी आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स मैं क्लियर कर दूं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, हमारा CUET PG का ऑनलाइन कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में चल रहा है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको नोट्स भी मिलेंगे। और हम जैसे आप देखोगे मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ वैसे ही कोर्स में पढ़ाएंगे। इस कोर्स में वीडियोस लेक्चर तो कंप्लीट मिलेंगे ही, आपका सारा सिलेबस हम खत्म कराएंगे एग्जाम से पहले। उसके साथ पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी मिलेंगे। एक्सक्लूसिव एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम रेगुलर डिस्कशंस करते रहेंगे। जो भी कंसेप्ट्स में या किसी और चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो उसके भी डाउट सेशन साथ साथ लेते रहते हैं। इस कोर्स में एनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं PYQ को सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है कि मार्क्स का एक कोट है और आपने बताना है ये कोट उन्होंने उनकी कौन सी राइटिंग से उठाया है। इसका राइट आंसर है ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का कोट है। ये पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस कोट है। अब ये कोट क्या है, चलिए इस कोट को भी डीकोड करते हैं, समझते हैं कि क्या है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो याद रखना 1848 में पब्लिश होती है, और इसमें जो कोट कहा गया है वो क्या है। लंबा सा कोट है, हमने सारा कोट तो नहीं कवर करना है, लेकिन ये पहली लाइन बहुत जरूरी है। वो कहते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑल हिटैटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। अब इसका मतलब क्या है, कहते अब तक की जितनी भी हिस्ट्री रही है उस हिस्ट्री में क्लास स्ट्रगल हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब आगे चलकर कोर्ट की थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन समझा देता हूं कि क्या कहते हैं। कहते क्लासेस हमेशा रहेगी हिस्ट्री में। एक क्लास वो होगी जो ऑप्रेस कर रही होगी दूसरी क्लास को, और एक होगी जो ऑप्रेस्ड हो रही है। ऑप्रेसर ऑप्रेस्ड की क्लास, हैव्स एंड हैव्स नॉट की क्लास, अमीर और गरीब की क्लास। ये ऐसी क्लासेस डिवाइड रहने ही वाली है सोसाइटी में। तो वो बहुत सारी क्लासेस की मार्क्स और एंजल एग्जाम्पल दे रहे हैं। फ्री मैन और स्लेव की कहते क्लास रहते हैं, इन दोनों में झगड़े लड़ाइयाँ रहते हैं। पैट्रिशियन और प्लेबियन रहते हैं, इन दोनों में लड़ाइयाँ झगड़े रहते हैं। ये रोम के एम्पायर के टाइम पे, एशियन रोम में रिच और पुअर की क्लास आप कह सकते हो। लॉर्ड एंड सर्फ हो गए। लॉर्ड वो हो गए जिनके पास ज़मीन होती है, सर्फ है जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस है। इन दोनों में भी लेते हैं, कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट लेते हैं। गिल्ड मास्टर और जर्नी मैन में भी कन्फ्लिक्ट लेता है। गिल्ड मास्टर कौन हो गए, वो जो काम लेने वाले, और जर्नी मैन जो काम करते थे। तो इनमें कन्फ्लिक्ट दिखाई देंगे ही देंगे। अब एक और ऑब्जर्वेशन इनकी ये है, कहते कभी कभी ये कन्फ्लिक्ट हिडन होंगे, नाउ हिडन नाउ ओपन, और कभी कभी ये ओपन होंगे, ये भी लिखा हुआ है। फिर इन्होंने कहा है कि ये दो ही तरीकों से एंड होती है। ये जो क्लास कन्फ्लिक्ट या क्लास स्ट्रगल की कार्ल मार्क्स और एंजल बात कर रहे हैं, कहते दो तरीकों से एंड होती। एक वे है कि रेवोल्यूशन आ जाए, और दूसरा वे है कि आप ये क्लासेस ही खत्म हो जाए। दूसरा वे ये है। और कार्ल मार्क्स और एंजल सजाव कहते हैं कि हमने दूसरे वे की तरफ जाना है, हमने क्लासेस खत्म तक करने तक जाना है, कम्युनिज्म क्रिएट करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, लॉक ने नेचुरल राइट्स की बात की है लोगों के लिए, और वो कौन से नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पता होना चाहिए था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज हुआ हो कि थर्ड ऑप्शन सही हो सकता है, इक्वालिटी उन्हें लग रहा होगा कि ठीक है। नहीं, लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी लॉक के लिए। अगर लॉक को आप अच्छे से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अब क्या है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये 3 राइट ऐसे हैं लॉक ने, मैंने अपने कोर्स में भी ये लॉक के लेक्चर में सब कुछ कवर कर रखा है, कि जो इनएलियनेबल है। इनएलियनेबल राइट वो राइट होते हैं जो छीने नहीं जा सकते आपसे, वो देने ही पड़ेंगे, किसी भी वे में इसको वायलेट भी नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं ये जो नेचुरल राइट्स है ये स्टेट ऑफ नेचर में भी लोगों को अवेलेबल थे, और स्टेट ऑफ नेचर के बाद जब सरकारें बनी हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद, अगर आपको लॉ का स्टेट ऑफ नेचर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया पता है तो आपको पता होगा। कहते उसके बावजूद ये राइट कभी भी सरेंडर नहीं किए जाएंगे, और स्टेट को इसको प्रोटेक्ट करना होगा, इन तीनों राइट को, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को। अगर स्टेट या सरकारें फेल होती हैं इनको प्रोटेक्ट करने में, तो इंडिविजुअल वो सरकार को ओवरथ्रो कर सकती है, बदल सकती है, उखाड़ सकती है, कोई और नई सरकार लेकर आ सकती है। लेकिन ये राइट प्रोटेक्ट करने ही होंगे, इतने जरूरी है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको कुछ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट है उसकी स्टेटमेंट दे रखी है और आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही दे रखी है, कौन कौन सी नहीं सही है। इसका राइट आंसर अगर देखें हम तो ऑप्शन नंबर 1 A, B, D ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन सी स्टेटमेंट गड़बड़ है। सी स्टेटमेंट को आप पढ़कर देखिए, यहां पर लिखा है मार्क्स कहते हैं मार्क्स कंटेंट्स दैट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इट्स रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इज द रियल फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। यहां पर ही गुगली खेली है एग्जामिनर ने। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सोसाइटी की फाउंडेशन नहीं बनाती है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाती है। याद कीजिए कार्ल मार्क्स का आइडिया बेस और सुपर स्ट्रक्चर का। बेस किस चीज़ का बना होता है? इकोनॉमिक से बना है। उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर किसकी है? उसमें आती है सोसाइटी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, सब कुछ उसके ऊपर आता है। तो याद रखना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। अगर इकोनॉमिक्स में चेंजेस आएंगे, अर्थव्यवस्था में चेंजेस आएंगे किसी भी समाज में, तो उसके ऊपर की सुपर स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। उसमें पॉलिटिक्स में चेंज दिखाई देंगे, हमें रिलीजन में चेंज आने दिखाई देंगे, सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों में चेंज आने हमें दिखाई देने लगेंगे। ये कार्ल मार्क्स का थीसिस था, थ्योरी थी। ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का आइडिया आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रखा है, ये किसका कोट है? इक्वल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल्स एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड एज अनइक्वल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अरिस्टोटल का कोट है। अब ये कोट थोड़ा सा टंग ट्विस्टर जैसा लगता है, लेकिन इजी कोट है। मैं आपको समझा देता हूँ इसमें वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं इक्वल्स को इक्वली तरीके से ट्रीट करना चाहिए और अनइक्वल्स को डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहते हैं देखिए इक्वालिटी जो होनी चाहिए मेरिट और एबिलिटी के हिसाब से होनी चाहिए। इक्वल इंडिविजुअल जो है उनको इक्वल ट्रीटमेंट और रिवॉर्ड मिलने चाहिए। यानी अगर दो लोग एक जैसा काम कर रहे हैं एक ही टाइम पर, तो उनको उसके वेजेस और सैलरी जो भी तय होगी वो सेम होनी चाहिए। तो इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली का मतलब तो ये हो गया। अब वो कहते हैं अनइक्वल को डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए। अब कहते हैं कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जो अपने स्किल्स की वजह से, टैलेंट की वजह से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं और उनको फिर आपने अनइक्वली ट्रीट करना है, यानी वहाँ पर वेज और सैलरी सेम नहीं होगी। डॉक्टर की अगर सैलरी देखी जाए और एक लेबर की सैलरी देखी जाए, उसमें फ़र्क डाल देना चाहिए। अरिस्टोटल कहते हैं ये जायज़ होगा, ये जस्टिस ही होगी। आप कुछ गलत नहीं कर रहे, क्योंकि उनके स्किल और उनका टैलेंट अलग है जो डिमांड करता है ज़्यादा वेजेस को। तो जस्टिस इन्वॉल्व क्या करती है कि सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे देखना कि कौन क्या डिजर्व करता है, यही जस्टिस कहलाई जाती है। अरिस्टोटल ये कहते हैं, ये आइडिया है, अब आपको नहीं भूलना चाहिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रखा है? स्टेटमैन बुक का ऑथर कौन है? ये भी इजी है। आपने सभी थिंकर के बुक्स के नाम याद रखने हैं, भूलने नहीं है, क्योंकि इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं आपके। प्लेटो आंसर है इसका। स्टेट्समैन के ऑथर प्लेटो है। कब लिखी है? 367-361 BC के अराउंड में ये उन्होंने अपनी बुक लिखी है। 2-3 इनकी फेमस बुक होती है, वही पूछी जाती है। जैसे प्लेटो की लॉस पूछ लेते हैं, स्टेट्समैन पूछ लेते हैं, रिपब्लिक पूछ लेते हैं, ये याद रखनी है आपने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। एक कोट दे रखा है, ये कोट किसका है? बहुत ही ईजी है, अगर आपने ये पढ़ा होगा, याद होगा, तो अरिस्टोटल ने दे रखा है ये कोट। अब अरिस्टोटल को मैन एक पॉलिटिकल एनिमल क्यों कहते हैं? उनका कहना यह है कि इंसान जीवित नहीं रह सकता, सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता, अगर वो सोसाइटी क्रिएट ना करे और उस सोसाइटी में पॉलिटिकली पार्टिसिपेट ना करे, डिसीजन ना ले अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। तो इसलिए उसको पॉलिटिक्स का पार्ट बनना ही पड़ेगा। मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, ये अरिस्टोटल की ऑब्जर्वेशन थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स की पब्लिकेशन दे रखी है और आपने इनको क्रोनोलॉजिकली लगाना है। मैंने कहा ना, राइटिंग्स आपने सभी थिंकर्स की अच्छे से पढ़कर जाना है। 3-4 क्वेश्चन आपके निकल कर इसमें से ही आ जाते हैं। अभी हमारे पढ़ते पढ़ते 7th क्वेश्चन पर पहुंचे। 2 क्वेश्चन तो बुक्स पर आ भी गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और कैसे इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली? सबसे पहले आती है जर्मन आइडियोलॉजी, 1845 और 46 के आसपास पब्लिश होती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में पब्लिश होता है। 18th ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्टे
1852 में पब्लिश होता है। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम ये 1875 में पब्लिश होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूसो की कहते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी का बेसिस क्या है, किस पे आधारित है वो, क्या राइट आंसर होना चाहिए, किस सॉवरेनिटी की वो बात करते हैं, वो बात करते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी की। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि रूसो पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते हैं, हॉब्स एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात करते हैं और लॉक लिमिटेड सॉवरेनिटी की बात करते हैं। आपको इन सभी तीनों के तीनों थिंकर जो है इसको हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले थिंकर। इनकी थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित है और ये किस तरह के सॉवरेनिटी की बात करते हैं आपको पता होना चाहिए। अब रूसो पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते हैं। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? वो कहते हैं सरकारों के पास जो भी अथॉरिटी आती है वो ड्राइव की जाती है बाय द कंसेंट ऑफ द गवर्न। जिन पे लागू किए जा रहे हैं ना लॉ, जिनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन या ऑर्डर बनाए जा रहे हैं, उन्हीं लोगों की सहमति से ही सरकार अपनी अथॉरिटी ड्राइव कर सकती है। विदाउट देयर कंसेंट वो नहीं चला सकती। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लोगों की बहुत ज़रूरी है डिसीजन मेकिंग में, ये रूसो एक तरह से कहना चाहते हैं। और यही पॉपुलर सॉवरेनिटी है कि सॉवरेनिटी लोगों के बेसिस पे चलती है, लोगों की सहमति से चलती है। सॉवरेन जो है वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता जाएगा, उसके डिसीजन के पीछे लोगों का हाथ या लोगों की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलर सॉवरेनिटी का आइडिया ये कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो लिस्ट दी गई है, एक लिस्ट में बुक के नाम और दूसरी लिस्ट में ऑथर के नाम दिए गए हैं। इनको आपने मैच करना है। ये तीसरा क्वेश्चन आ गया ना बुक पर। मैं कह रहा हूँ ना बुक्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसका राइट आंसर वैसे ही ऑप्शन नंबर 2 बनता है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं क्या सही तरीके से मैच होने चाहिए थे ये। सबसे पहले रिपब्लिक आती है, प्लेटो के साथ मैच होगा। लेवियाथन हॉब्स की बुक है। फ्लोरेंटाइन हिस्ट्री मैकियावेली ने लिखी है। ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ये लॉक ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बुक पर पूछ लिया गया। 4th क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बुक्स पर ही आ गए हैं। जब ऐसा पेपर आता है तो आप उस पेपर को इजी ही मानिए, लेकिन जब पेपर कॉन्सेप्ट्स पर आने लगता है, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने लगते हैं, जैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाला कार्ल मार्क्स का आया, वो टाइम खाते हैं और उसमें स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां करते हैं। उसीलिए कोर्स बनाया था कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ती जाए। अब बात करते हैं इसको मैच कैसे करना है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। एक बार देख लेते हैं इसका सही मैच किसके साथ जा रहा है। J.S. मिल ने ऑन लिबर्टी लिखी है, बहुत फेमस है। रॉबर्ट नॉजिग ने अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया लिखी है, बहुत फेमस बुक उनकी भी है। जॉन रॉल्स की एक थ्योरी ऑफ जस्टिस फेमस बुक है। मैकियावेली की द प्रिंस ये भी फेमस बुक है। तो फेमस ही बुक पूछ रहे हैं। हालांकि J.S. मिल ने जैसे सिस्टम ऑफ लॉजिक जैसी भी किताबें लिखी है, ऐसी किताबें नहीं पूछ रहे हैं। जो बुक जिसकी वजह से वो फेमस हुए हैं वही आपसे पूछ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बर्डन नहीं लेंगे, धीरे धीरे हम सब कवर करते जाएंगे। एग्जाम से पहले हमारे PYQ जो है क्रिस्टल क्लियर, एक एक चीज़ सुपर क्लैरिटी से आपको पता होगी और आप याद भी रखोगे अगर मेरे साथ साथ पढ़ते जाए। एग्जाम से पहले वीडियो को 2x करके आप देख लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही रिवाइज हो जाएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।